तो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल अमरजीत सर स्टडी सेंटर में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जैक बोर्ड की कक्षा 10 के इतिहास की पाठ 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना पार्ट 3। तो शुरू करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको जो बताया था वहीं से शुरू करते हैं। जी हाँ, मैंने यहाँ तक पढ़ा दिए थे। ये चैप्टर आपका हो गया है और आज हम इसके आगे शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ से आगे शुरू करने वाले हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हमने बात किया था, आपको पढ़ा दिया था कि 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी और इस व्यापार में लगभग 60% हिस्सा प्राथमिक उत्पादों यानी गेहूं और कपास जैसे कृषि उत्पाद और कोयला जैसे खनिज पदार्थों का था। कितना था? 60% हिस्सा था। और व्यापार में जो बढ़ोतरी हुई थी विश्व व्यापार में 1820 से लेकर 1914 के बीच, उसमें 25 से 40 गुना वृद्धि हो गया था। तो आज हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं और हमारा आज का टॉपिक है जो शुरू होता है तकनीक का योगदान से। कहाँ से शुरू होता है? तकनीक का योगदान। ठीक है, तो इसमें हम क्या बताने वाले हैं? देखिए, तकनीक की भूमिका को समझते हुए हम थोड़ा सा बात करेंगे कि उस समय, यानी कब का बात है ये? 1870। आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ भी है 1870। तो इस समय की बात है। औपनिवेशीकरण के कारण यातायात और परिवहन में भी सुधार किया गया था। उस समय तेज चलने वाली रेलगाड़ियाँ बनी, बोगियों का भार कम किया गया था, जलपोतों का आकार बढ़ाया गया था। और ताकि जो खेती किया जा रहा है, कृषि किया जा रहा है, तो कृषि उत्पाद को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सके। तो इसलिए आज जिस तकनीक का हम बात करते हैं वो यानी रेलवे, जहाज, संचार प्रणाली आदि सभी किसका देन है? ये सब तकनीक का देन है। ठीक है, 1870 ईस्वी के दशक तक केवल जिंदा जानवरों को ही व्यापार किया जाता था और जिंदा जानवर बहुत महंगे हुआ करते थे, इसलिए क्योंकि जहाज़ों में जो जानवर को भरा जाता था और अमेरिका से यूरोप लाया जाता था, तो इसमें बहुत ज़्यादा जगह घेर लेते थे। ठीक है, और इसमें क्या होता था कि लंबे सफ़र में बहुत सारे जानवर या तो मर जाते थे या तो बीमार पड़ जाते थे। बहुतों का वजन कम हो जाता था, वे खाने लायक नहीं रह जाते थे। इसलिए मांस को खाना एक महंगा सौदा था। क्या था? मांस को खाना एक महंगा सौदा था। ये यूरोप के गरीबों की पहुंच के बाहर था। यानी यूरोप के जो गरीब लोग थे वो मांस कहाँ से खाते? तो नया तकनीक आया, स्थिति बदल गई। पानी के जहाज में रेफ्रिजरेशन लगाया गया। ठीक है, और जल्दी खराब होने वाली चीज़ों को लंबी यात्रा में अब भेजा जा सकता था। इस तरह से ये सब काम हमने बताया कि आपको ये काम किया गया। तेज चलने वाली रेलगाड़ियाँ बनी, बोगियों का भार कम किया गया, जलपोतों का आकार बढ़ाया गया, पानी के जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन लगाया गया। इससे जानवरों को यात्रा से पहले ही मारा जाने लगा। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सभी जगहों से जानवरों की बजाय उनका मांस को यूरोप भेजा जाने लग गया था। इससे केवल समुद्री यात्रा में आने वाला जो खर्चा है वो ही कम नहीं हुआ, बल्कि यूरोप में मांस का दाम भी कम हो गया और यूरोप के गरीबों को विविधतापूर्ण खुराक मिलने लगा। क्योंकि पहले सिर्फ आलू और ब्रेड ही खाते थे, अब उनके भोजन में मांसाहार यानी अंडा और मक्खन भी आने लग गए थे, मांस आने लगे थे। तो ये सब चीज़ हुआ था। आगे हम लोग देख लेते हैं। ये रिंडर पेस्ट है,
सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है रिंडरपेस्ट, रिंडरपेस्ट होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग। क्या है ये रिंडरपेस्ट? देखिए, अफ्रीका में 1880 के दशक आखिरी सालों में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी बहुत तेज़ी से फैल गई थी और इस वजह से 90% जानवरों की मृत्यु हो गई। ये बीमारी आई कहाँ से? तो देखिए, उस समय जो यूरोपीय लोग अफ्रीका में उपनिवेशीकरण कर रहे थे, यानी गुलाम बना रहे थे, तो उन लोगों का पेट भरने के लिए एशिया से भोजन जाया करता था। ठीक है, और भोजन, उसी जो भोजन को जाया करता था, भोजन के रूप में मांस जाता था। तो वही मांस के वजह से क्या हुआ कि ये रिंडरपेस्ट नामक बीमारी जो है सो पहुंच गया। क्या हुआ? ये रिंडरपेस्ट नामक बीमारी पहुंच गया वहाँ अफ्रीका। और कब पहुंचा था आप देख सकते हैं, 1880 के दशक में। तो यहाँ पर, और इसकी वजह से 90% जानवरों की जान चली गई थी। 90% जानवरों की जान चली गई थी। ठीक है, अफ्रीका में ज़मीन की कोई कमी तो नहीं था, इसलिए लोग जो है सो कृषि किया करते थे, पशुपालन किया करते थे और मजदूरी में उनको रुचि ही नहीं थी। अफ्रीका के लोग जो है श्रम बाजार में धकेलने के लिए बाकी बच्चे पशुओं को अपने कब्जों में ले लिया गया, यानी वहाँ के लोगों को श्रम में धकेल दिया जाता था, श्रम में ले जाया जाता था। इसलिए उनके पास दूसरा कोई काम भी तो नहीं था, उनके पास दूसरा कोई काम था ही नहीं। ठीक है, तो उनके पास एक ही विकल्प बचा कि अब करे तो करे क्या? तो यूरोपीय लोगों के लिए काम करना था, यही काम उनके लिए बचा हुआ था। ठीक है, तो यही था रिंडरपेस्ट नामक बीमारी, जो कहाँ पहुंचा था? अफ्रीका के लोगों, अफ्रीका में पहुंच गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, टॉपिक जो है वो है भारत से श्रमिक को लाना, यानी भारत से जो श्रमिक जाता था काम करने के लिए, उनकी क्या स्थिति हुआ करती थी। तो आप देखिए, भारत से श्रमिकों को जाने की वाले क्या स्थिति थी। इसका मतलब मजदूरों को एक निश्चित समय अवधि के लिए भाड़े पर ले जाते थे, अनुबंधित पर, अनुबंध पर, यानी एग्रीमेंट पर, किसी अन्य देश में ले जाकर के उनको काम दिया जाता था। और ये खास करके जो अनुबंध पर जाने वाले श्रमिक होते थे, ये उत्तर प्रदेश के होते थे, बिहार के होते थे, तमिलनाडु के सूखे इलाके जहाँ पर खेती के कोई साधन नहीं थे, वहाँ से जाते थे। ठीक है, और ये लोग कहाँ जाते थे? तो कैरिबियाई द्वीप समूह में। कौन सा? मुख्यतः जैसे कि त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम, मॉरिशस, फिजी, इन सब जगहों में इनको काम ले जा करके दिया जाता था। शामिल प्रवासी सीलन या मलाया जा करके भी काम किया करते थे। बहुत सारे अनुबंध श्रमिकों को असम के चाय बागानों में काम करने के लिए भी ले जाया जाता था। और 19वीं सदी के इस व्यवस्था, ये जो व्यवस्था था, इसके वजह से इस व्यवस्था को लोगों ने दास प्रथा का नाम दिया कि ये क्या है? ये नई दास प्रथा है। वह जैसी उम्मीद कर रहे थे वहाँ वैसे हालात नहीं थे। श्रीनिदाद में मुहर्रम के मेले को एक जुलूस के तरह से त्यौहार को मनाया गया और इसका नाम दिया गया होसे। ये किसके नाम पर दिया गया? तो ये नाम हुसैन के नाम पर दिया गया था। किसके नाम पर? ये नाम दिया गया था हुसैन के नाम पर। ठीक है, नोबेल पुरस्कार के जो विजेता थे साहित्यकार बोस जो थे, वो नेपाल का नाम आप लोग सुने होंगे, तो ये भी वहीं पर थे। अच्छा, ये जो है एक और वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर खिलाड़ी जो है कौन? शिवनारायण चंद्रपाल, और एक राम नरेश सदन। तो ये सब नाम आप लोग सुने होंगे। ये सब इनके पूर्वज कभी ना कभी भारत के थे। भारत से इनके पूर्वज वहाँ जा कर के अनुबंधित श्रमिक के रूप में
वहाँ देश चले गए और वहाँ काम करने लगे थे। अब हम लोग पढ़ेंगे विदेश में भारतीय उद्यमी। विश्व बाजार के लिए खाद्य पदार्थ व फैसले उगाने के लिए पूंजी की आवश्यकता हुआ करती थी, और इसमें बड़े बड़े बागान के लिए बाजार बैंकों से पैसा ले सकते थे, लेकिन छोटे किसान को पैसा मिलता नहीं था। तो जो बड़े लोग थे, बड़े किसान, वो बाजार के लिए बैंकों से पैसा ले लेते थे। इसमें से एक प्रमुख थे हमारे भारत के, उनका नाम था नट्टू कोटई चुट्टिया। ठीक है, ये बैंकों और व्यापारियों में से थे। ये बैंक से पैसा लेकर के और व्यापारियों को दिया करते थे, बैंकर थे ये। ठीक है, जो मध्य और दक्षिणी पूर्व एशिया में निर्यात करते थे, मुख्य खेती करते थे। अफ्रीका में यूरोपियन उपनिवेशकारों पीछे पीछे भारतीय व्यापारी महाजन भी जाकर के पहुँचे थे। यानी सोचिए कि ये सब जगह से व्यापारी लोग कहाँ कहाँ पहुँच गए। मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, ये सब निर्यात करने के लिए, खेती करने के लिए वहाँ तक पहुँच गए थे। भारत के बंदरगाह पर भी बड़े बड़े एम्पोरियम खोल लिए थे, और इसमें सबसे आगे थे हैदराबादी सिंधी, जिसके बाद उन्होंने 1807 के दशक तक दुनिया भर के बड़े बड़े एम्पोरियम खोल लिए थे। ये 1807 के दशक तक खोले थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारत व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। देखिए, भारतीय व्यापार में बदलाव कब आया? जब ब्रिटेन ने कपास के आयात पर रोक लगा दी थी, क्योंकि उनके बाद ब्रिटेन की कपास की खेती बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी। 1800 ईस्वी के आसपास की बात है। सूती कपड़े का लगभग 30% निर्यातक था भारत, और 1815 में घटकर यह सिर्फ 15% रह गया। 1870 में जाकर के तो ये सिर्फ और सिर्फ 3% रह गया था। देखिए, 1800 ईस्वी के आसपास में सूती कपड़े का लगभग निर्यातक कितना रह गया था? 30%। 1815 में यह 15%, और 1870 में यह 3%, इतना ही रह गया था। वस्तुओं का जो निर्यात है वो घटता ही चला जा रहा था, और उतने ही तेज़ी से कच्चे माल का निर्यात भी होता जा रहा था। उदाहरण के लिए 1812 से लेकर के 1871 के बीच में कपास का जो निर्यात है वो 5% से बढ़कर 35% हो गया था। और कपड़ों को रखने वाले जो नील की खेती की जाने वाले थी, कपड़ों को खरीदने वाले जो है वो नील की खेती करवाने लग गए। क्यों? इसलिए क्योंकि इनका निर्यात होने लगा था। 1820 के दशक से चीन को एक बड़ी मात्रा में अफीम निर्यात करने लग गया था चीन। 1820 के दशक से तो चीन जो है सो अफीम का बड़ा निर्यातक बन गया था। अच्छा, अफीम जो है, अफीम के बदले चीन चाय और अन्य वस्तुओं का भी आयात किया जाता था। ये क्या करता था? ब्रिटेन से आए वस्तुओं को भारत, और भारत से कच्चा माल को ले जा करके ब्रिटेन में बेचता था, और साथ ही साथ चीन से अफीम की खेती किया करता था। तो ये त्रिकोणीय व्यापार करता था ब्रिटेन चीन से। इससे चीन को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ करता था, और ब्रिटेन को समझो तो हर जगह से वो फायदा में ही रहता था। अब देखिए, महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। प्रथम विश्व युद्ध जो है वो मुख्य रूप से यूरोप में ही लड़ा गया था, लेकिन इसका असर पूरा दुनिया में महसूस किया गया। पहला विश्व युद्ध 2 खेमों के बीच लड़ा गया था, 1914 से लेकर 1918 के बीच। ठीक है, 1914 से लेकर 1918 के बीच। इसमें एक जो पहला गुट था, मित्र राष्ट्र जिसको कहेंगे, ब्रिटेन था, फ्रांस था और रूस था। ये रोज लिखा हुआ है, रूस था। यहीं पर अगर हम देखेंगे तो केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमन तुर्की, ये सब ये केंद्रीय शक्तियों में थी। तो इस तरह से 2 गुट थे उस समय। इस युद्ध में दुनिया भर के जो बहुत सारे लोग हैं, वो सैनिक, उनकी भर्ती की गई, और इसके वजह से भी भारत के लोग इन पर बिगड़ गए थे। यानी
कह सकते हैं कि ब्रिटेन के ऊपर भारत के लोगों की नाराज़गी हुई थी कि सैनिकों में ज़बरदस्ती जो भर्ती करवा दी गई थी। लाखों लोग, लगभग 90 लाख से अधिक लोग मारे जा चुके थे और 2 करोड़ से अधिक लोग घायल हो चुके थे। और सबसे ज़्यादा जो लोग थे ना, वो काम करने वाले उम्र के लोग थे। तो ये लोग घायल हो गए या तो मर गए, और इनके परिवार के सदस्य जो है वो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। इस युद्ध ने पूरे समाज को बदल करके रख दिया था। मर्द जो है वो युद्ध में जाने लगे थे, बाकी काम औरतें जो है सो घर से बाहर आकर के करने लगी थी। युद्ध के दौरान जो है अमेरिका कर्जदार के बजाय कर्जदाता देश बन गया था। तो ये सभी घटनाएं थी उस समय की। अब देखिए, इसमें सुधार भी किया गया था। तो पहला जो विश्व युद्ध है, ब्रिटेन से दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था था ये ब्रिटेन। लेकिन पहला विश्व युद्ध के पहले ब्रिटेन सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था तो था, लेकिन युद्ध के बाद उसकी स्थिति बहुत ही खराब हो गई। जिस वक्त ब्रिटेन युद्ध के मार झेल रहा था, उस वक्त भारत और जापान में नए नए उद्योग लग रहे थे। तो उस समय भारत जो है सो आगे बढ़ रहा था। और युद्ध के समय अमेरिका से लिया गया जो कर्ज था, उसके कारण ब्रिटेन भारी विदेशी कर्ज में डूब चुका था। इसके बाद ब्रिटेन में बेरोजगारी बढ़ने लगी, फिर करों में भी वृद्धि कर दी गई और बेरोजगार इतना बढ़ गए कि पूछिए मत। 1921 में हर 5 में से 1 ब्रिटिश मजदूर के पास काम तो था ही नहीं। ये स्थिति आ गई थी ब्रिटेन में। बड़े पैमाने पर उपभोग। 1920 के दशक में अमेरिका अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत वृहत उत्पादन था। ठीक है, यहाँ के जो कार निर्माता थे, कौन? यहाँ के कार निर्माता थे हेनरी फोर्ड। ये वृहत उत्पादन के सबसे बड़े उद्यमी थे। ये शिकागो गए थे और वहाँ के बूचड़ खानों के असेंबली लाइन के आधार पर ये अपना नया कारखाना शुरू किए। काम के रफ्तार कन्वेयर बेल्ट की रफ्तार से तय किया गया है और इनका परिणाम ये निकला कि हेनरी फोर्ड के कारण, यानी इनके जो डिसीजन था हेनरी फोर्ड का, उनके कारण हर एक 3 मिनट के अंतराल पर असेंबली लाइन से एक कार बनने लगी थी। तो ये चीज़ हुआ वहाँ, कहाँ पर? यूरोप में। और उन्होंने क्या बनाई? तो एक जो उस उद्योग से जो कार बनाई, उस कार का नाम था टी मॉडल कार। क्या नाम था? टी मॉडल कार। ठीक है, टी मॉडल कार इन्होंने बनाया था। देखिए, वृहत उत्पादन पद्धति से बने देश की पहली कार अमेरिका में वर्ष 1919 में कार की उत्पादन 20 लाख था। 1919 ईस्वी में ये कार बनाया गया था। उत्पादन जो है सो 20 लाख था। 1929 में बढ़ करके ये 50 लाख हो गया। तो सोच सकते हैं कि 1919 में 20 लाख और 29 में 50 लाख, 30 लाख बढ़ गया 10 साल के अंतराल में। तो ये बहुत असर देखा गया। अच्छा, यहाँ पर देखिए, एक है महामंदी। ये महामंदी क्या है कि उसके बाद 1929 के बाद 1929-30 के आसपास में महामंदी शुरू हो गई थी। 1929-30 के आसपास में क्या हुआ? महामंदी शुरू हो गई थी और 30 के मध्य तक बनी रही, यानी कि 1935 तक लगभग मान सकते हैं। विश्व के अधिकांश देशों ने उत्पादन, रोजगार और व्यापार में अधिक गिरावट का अनुभव किया गया था इस समय। तो ये सारे प्रभाव पड़े थे, इसको महामंदी कहेंगे। तो महामंदी याद रखिएगा 1929-30 में आई थी और 30 के दशक के मध्य तक ये बनी रही थी। अच्छा, इसका कारण क्या क्या था? तो देखिए, पहला कारण तो ये था कि कृषि उत्पादन जो है वो अधिकता थी, यानी कृषि उत्पादन अधिक हो गई थी और कृषि उत्पादन की कीमत गिर गया था। यानी कि जब उत्पादन बढ़ गया तो कीमत गिर गया, उत्पादन बढ़ गया और कीमत गिर गया। तो इसके वजह से क्या होता है कि स्थिति खराब हो गई। कृषि उत्पादन जो है वो पड़े सड़ने लगे, भाव कम हो गया था, रेट कम हो गया था। ये था इसका पहला कारण। मंदी का पहला कारण क्या था कि कृषि की उत्पादकता ज़्यादा बढ़ गई थी, यानी कृषि ज़्यादा हो गए और ज़्यादा उत्पादन हो जाने की वजह से उसका रेट डाउन हो गया।
दूसरा कारण देखिए, दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण कहता है 1920 के दशक के मध्य 1920 के दशक के मध्य में बहुत सारे देश ने अमेरिका से कर्ज लेकर अपने निवेशों की संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ति किया था। जब अमेरिका यह पैसा वापस ले लिया तो यूरोप के बड़े बड़े बैंक धराशायी हो गया। अमेरिका जो है सो कर्ज देना बंद कर दिया था। तो ये भी कारण एक था महामंदी आने का। अमेरिका इस गंभीर रूप से प्रभावित हुआ। इससे बैंकों ने घरेलू ऋण को वापस लेना शुरू कर दिया था। अच्छा, उपज बेच नहीं सकते थे, परिवार तबाह हो गए थे, व्यवसाय ठप हो गए थे। लास्ट में अमेरिका ने क्या किया? बैंकिंग प्रणाली इसकी धराशायी हो गया, क्योंकि बैंकों, निवेशों, एकत्रित ट्रेनों तथा जमाकर्ताओं के धन को लौटा पाना ये अमेरिका बहुत असमर्थ था। तो ये लौटाता कैसे? अब हम आगे नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे महामंदी और भारत। महामंदी ने भारतीय व्यापार को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया था। हम क्या देख रहे हैं कि महामंदी में आखिर भारत की क्या स्थिति थी? तो हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि महामंदी ने भारतीय व्यापार की स्थिति बहुत ही खराब कर दी थी, पूरी तरह से प्रभावित कर दिया था। 1928 से 34 के मध्य में भारतीय निर्यातक और आयात लगभग आधे ही रह गए थे। अंतर्राष्ट्रीय कीमतें गिरने से भारत की भी कीमतें गिर गई थी। भारत में कीमत 50% गिर गई थी और सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो गरीब किसान पर पड़ा था। कृषि उत्पादन की कीमत गिरने के बावजूद किसानों को करों में कोई राहत नहीं दे पाया सरकार, इसलिए ऋणग्रस्तता जो है वो बढ़ गई थी। उन्हें अपनी ज़मीन बेच देनी पड़ी या तो गिरवी रख देनी पड़ी। 1931 में महामंदी चरण की स्थिति में लोगों को सोना चांदी जैसे अपनी संपत्ति को भी बेचना पड़ गया था। ये भारतीय किसानों पर क्या हुआ था? असर पड़ा था। इस तरह का बुरा प्रभाव पड़ा था। अच्छा, किसानों ने 60% से ज़्यादा गिरावट आई थी। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा जो गिरावट आने की वजह से भारतीय लोग परेशान हो गए थे। कृषि उत्पादन में इतना ज़्यादा गिरावट हो गया, रेट में, इसका भाव में। और जो महामंदी का असर है वो सबसे ज़्यादा तो शहरी लोगों पर प्रभाव इसका पड़ा ही नहीं। जो जमींदार थे, जिनको बांधा बंधाया भाड़ा मिल रहा था, उन्हें इस महामंदी का कोई खास प्रभाव पड़ा भी नहीं। किन्हें पड़ा? तो ये किसानों को पड़ा था।